मैं आनंद कुमार आज आप लोगों के सामने कंपटीशन की एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रटकर तो सभी याद करते हैं। आज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी वीडियो से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल सुनिए और वीडियो बनकर के लिख लीजिए और अपने दोस्तों को इसका शेयरिंग करते रहिए। मुंह से हो, लिखित हो या जैसे भी हो, एक दूसरे को शेयर करने से जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो देर न करते हुए आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। मैं दोनों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूं, जिससे कि आपको सहूलियत मिले। फिर मैं सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से आपको लिखवा दूंगा या आपको समझा दूंगा एक डायग्राम के तहत, जो निश्चित रूप से दिमाग पर बैठ ही जाएगी। देखिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर खास है। समानता के रूप में पूछा जाए तो दोनों कलकत्ता के अधिवेशन में ही गाए गए थे। वो अलग बात है कि दोनों अलग अलग वर्ष में गाए गए। दोनों कलकत्ता के ही महान व्यक्ति लिखे थे और दोनों की शुरुआत बांग्ला भाषा से ही हुई। वो अलग बात है कि राष्ट्रगीत में दो भाषाओं का प्रयोग किया गया, राष्ट्रगान में एक। तो वो महान व्यक्ति कौन है जो आज तक या सदियों तक अमर रहेंगे? वो व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। R.N. टैगोर, जिसको हम लोग गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, बहुत बेहतरीन राइटर, ऑथर, बहुत सारे क्षेत्रों में, साहित्य में, बहुत सारे पुस्तकों में इनकी अमर कीर्तियां बनी हुई है और इन्होंने राष्ट्रगान की रचना किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने राष्ट्रगीत की रचना की। क्या आपने सोचा है कि ये क्यों बनाया गया? क्या थीम होगा, क्या सिचुएशन होगा, किसके लिए बनाया गया होगा, क्या इसकी जरूरत पड़ गई होगी, या इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी आएंगे जो आपको माइंड में हंट करेगा। तो देखिए, राष्ट्रगान R.N. टैगोर ने एक दबाव में लिखा था। दबाव उन पर यह नहीं था कि लिखना ही है, लेकिन इस बात का दबाव था कि भारत में 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे और उनके स्वागत के लिए, एक गुणगान के लिए पूरे भारत के बखान करना जरूरी था। इसलिए उनके स्वागत के लिए R.N. टैगोर को यह जिम्मा दिया गया और उन्होंने इसकी रचना की। लेकिन राष्ट्रगान की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसी दबाव में नहीं आकर, किसी कहने से नहीं आकर, बल्कि सफर करते हुए एक ट्रेन में बैठे हुए थे और कांतिल पांडा नामक एक स्थान पर उन्होंने कुछ रचनाएं कलम निकाली और लिख डाली। कहा जाता है इन लोगों की जीभ पर सरस्वती बैठी हुई रहती थी। कलम की नोक से हर चीज जो निकलता था वो अपने आप में बेमिसाल होता था। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, जो आज कीर्तिमान बन गया और आज नहीं हजारों वर्ष तक ये कीर्तिमान बना रहेगा। तो दोनों की बहुत सारे अंतरे हैं और दोनों को बहुत गहराई से आपको समझना होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों क्यों लिखा गया मालूम चल गया, दोनों कब लिखा गया और दोनों किस भाषा में लिखा गया, दोनों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, दोनों का क्या महत्व है, दोनों किस काम के लिए उपयोग होते हैं और दोनों किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज इसकी बहुत ज्यादा अहमियत चल रही है, क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि आपको जनगणना पढ़ना है या राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत का ज्ञान होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये अहम अपना रोल निभा रहा है, क्योंकि ये दोनों में अलग अलग कहानी बनी हुई है। आते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बोर्ड पर लिखे हुए चंद शब्दों से आपको रूबरू कराते हुए आपकी याददाश्त को बेहतर बना रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन बन गया। R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये कब लिखा गया, किस वर्ष? तो लिखा गया 1911 में ही, 27 दिसंबर 1911, और उसी वक्त ये दिल्ली के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन में इसका पहली बार उद्घोष हुआ। लेकिन राष्ट्रगीत लिखा गया 7 नवंबर 1876 में कांतल पांडा नामक गांव में। सफर कर रहे थे ट्रेन में और ट्रेन से सफर करने के दौरान यह लिखा गया था, जैसा भी हमने बताया आपको। अब आइए, राष्ट्रगान में पद की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, राष्ट्रगान में 5 पद और 13 पंक्ति होते हैं, लेकिन राष्ट्रगीत में
पंक्ति नहीं होता है, केवल 5 पद होता है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, अक्सर कंफ्यूजन भी करता है कि इसमें 13 पंक्ति नहीं होता है, केवल 5 पद होता है, लेकिन इसमें 5 पद और 13 पंक्ति होता है। गायन की समय अवधि, तो गायन की समय अवधि है पूरा करने में शुरू से अंत तक 52 सेकेंड, लेकिन प्रथम और अंतिम पंक्ति को अगर पूरा किया जाए तो केवल 20 सेकेंड। इतना ही देर में यह समाप्त हो जाना चाहिए संवैधानिक रूप से। लेकिन इसको गाने में 1 मिनट 5 सेकेंड या 65 सेकेंड की समय अवधि ली जाती है। अब आइए, पहला वर्ष कब गाया गया? तो जैसा कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि दोनों कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, और ये गाया गया था पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। अब आइए, इसका रचना का उद्देश्य क्या था? तो 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे, और इन्हीं जॉर्ज पंचम की याद में गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, बनाया गया था। और यही जॉर्ज पंचम 11 में राजधानी को भी स्थानांतरित करने की घोषणा की और बंगाल विभाजन रद्द किए। बहुत सारी घटनाएं घटी थी 1911 में, जिसमें एक घटना जन गण मन भी गाया गया था इनके स्वागत के लिए। लेकिन इसकी उद्देश्य क्या थी और इसके उद्देश्य के पीछे क्या कारण था? तो इसके उद्देश्य के पीछे कोई खास कारण नहीं था। बोले ना कि ये टाइम पास के लिए एक जा रहे थे अपना जो है ना किसी स्थान पर, और उस स्थान पर जाने क्रम में ट्रेन में ही ये अपनी कलम से कुछ लिख दिया, जो लिख दिए वो आज अनमोल हीरा हो गया। तो इसका कोई खास उद्देश्य लिखने का नहीं था, लेकिन इसका उद्देश्य था स्वागत के लिए। लेकिन अब आइए, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो स्वयं आर.एन. टैगोर ने अंग्रेजी अनुवाद किया था। क्यों किया था? क्योंकि जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को वो घटना पूरी विश्व को और पूरी भारत को हिलाकर रख दिया। तो 13 अप्रैल 1919 की घटना से क्षुब्ध होकर भारतीयों में जोश भरने के लिए इन्होंने अंग्रेजी भाषा में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसकी अंग्रेजी अनुवाद कर दिया। लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया। क्यों किया? क्योंकि इसके पहले गॉड सेव द क्वीन इंग्लैंड का राष्ट्रगीत ही भारत में बजता था, और यह 1825 में लिखा गया था, और यह ब्रिटेन का राष्ट्रीय गीत था। इसी शीर्षक के नाम से अरविंद घोष ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो दोनों को कंप्लीट समझिएगा। अब आते हैं कि इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो पहला प्रकाशन हुआ था तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में। 11 में गाया गया पहली बार, 12 में ये पत्रिका में प्रकाशन हुआ 1912 में, और इस पत्रिका में इसका शीर्षक रखा गया था भारत विधाता। क्वेश्चन डालेगा कि तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में जन गण मन किस शीर्षक से अनुवादित किया गया था, लिखा गया था? तो भारत विधाता शीर्षक के नाम से किया गया था। लेकिन इसका जो है ना पहला छपाई हुआ था 1882 में आनंद मठ में। आनंद मठ एक उपन्यास थी जो इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ था, उसी में पहली बार लिखा गया था या डाला गया था। तो आइए, इसका हिंदी और उर्दू अनुवाद किसने किया था? तो आबिद अली, जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया था, और आबिद अली ने इसको हिंदी और उर्दू में ऐसा अनुवाद कर दिया था। लेकिन इसका आरिफ मोहम्मद, राष्ट्रगीत का उर्दू अनुवाद किसने किया था? आरिफ मोहम्मद। अब आइए, बैंड के धुन पर इसका धुन किसने तैयार किया था? हर्बर्ट मुरिल ने। यानी राष्ट्रगान का धुन किसने तैयार किया पहली बार? हर्बर्ट मुरिल ने। और इसका कृष्ण राव ने इसका धुन तैयार किया, और बांसुरी के धुन पर पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया ने तैयार किया था। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है कि बांसुरी की धुन पर राष्ट्रगीत किसने तैयार किया? पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। दोनों ही महान बांसुरी वादक थे। इनकी कंठों से कहा जाता है कोयल से भी मीठा सुर निकलता था। तो आते हैं अगला पॉइंट पर कि अब आइए कि इसका वर्णन क्या है। तो ये पूरी भारत का वर्णन करता है। राष्ट्रगीत में पूरी भारत की वर्णन की गई है। जैसे इसमें भारत के 7 राज्यों का वर्णन किया गया है, और वो राज्य कौन कौन थे? तो वो राज्य थे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा जो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र हो गया है, द्रविड़ जो दक्षिण का राज्य है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब। तो उत्कल बोलते हैं उड़ीसा को, और बंगाल, तो ये पश्चिम बंगाल जो आज हमारे यहाँ है। तो 7 राज्य का वर्णन है जन गण मन में। क्वेश्चन पूछेगा कि जन गण मन या राष्ट्रगान में कितने राज्यों का वर्णन है? 7।
कौन सा नहीं है तो इसमें से निकल जाएगा। तो कितने नदियों का बखान किया गया है। तो ये दो नदी, एक गंगा नदी और एक यमुना नदी। गंगा और यमुना, यमुना अलग नदी है, जमुना अलग नदी है। जमुना ब्रह्मपुत्र का ही बांग्लादेश में नाम है, लेकिन यमुना हमारे यहाँ दूसरी सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है और यहाँ पर संगम बनता है गंगा यमुना और सरस्वती के रूप में। तो इस तरह से गंगा और यमुना है, न कि जमुना। अब आइए पर्वत, तो एक है विंध्य पर्वत जो विंध्याचल पर्वत के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में, सतपुड़ा पर्वत का भाग कहा जाए तो उचित होगा। और एक हिमालय का ही भाग है हिमाचल पर्वत, जिसमें आप राष्ट्रगान जब गाएंगे तो ये सारा चीजें आपको उसमें आ जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको क्यों लिखा गया था? इसको लिखा गया था भारत का प्राकृतिक सौंदर्यता को दर्शाने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुजलाम सुफलाम मल्ल शीतलाम, इस तरह से कुछ जो है ना पूरी पंक्तियां हैं 5 लाइनों में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जन गण मन अधिनायक जय हो, तो अधिनायक का अर्थ अलग होता है, जन का अर्थ अलग होता है, गण का अर्थ अलग होता है, मन का अर्थ अलग होता है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें जन गण मन का पूरा अंग्रेजी से हिंदी और शब्दों के साथ व्याख्या करते हुए आपको देंगे। फिलहाल वीडियो न लंबा हो इसलिए ध्यान में रखते हुए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की एक बहुत जबरदस्त चर्चा की है हमने। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते रहूं, देते रहूं। और मेरे लिए ये सबसे अहम बात है कि आप कैसे तरक्की और तैयारी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनंत कुमार विराम देता हूं। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।